अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये हम शुरू से सुनते आए हैं, मगर आज तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका और इसको किस तरीके से हम अपने माशरे में देख सकेंगे, इसके लिए मैंने आज एक बहुत ही नामवर और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही लिटरेट, बहुत ही काबिल हमारे एक बहुत ही सीनियर जज और बहुत एक सीनियर लॉयर को मैंने अपने पास मदऊ किया। मेरी खुशनसीबी उन्होंने मेरी दावत कबूल की। हमारे साथ हैं आज ख्वाजा नवीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। सर एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर मी। सर ऑनर फॉर मी। प्लीज। प्लेज़र फॉर मी सर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल सर। इसका दूसरा है जस्टिस हैरिड इज जस्टिस बेरिड। ओह! वंडरफुल, वंडरफुल। तो वो दोनों साथ साथ चलते हैं, हुँ, हुँ। पैरेलल। हुँ, हुँ। अब हुँ, बात यह है कि अगर हरी करते हैं हुँ, तो हुँ। वो हरी ये हो रही है जो आप देखते हैं जी, जी। मिलिट्री कोर्टों में या हुँ, स्पेशल हुँ। कोर्टों में, हुँ, एक दिन में 11 गवाह गुजार दिए और अगले दिन हुँ, हुँ। सुबह जजमेंट भी ले ले, आप बरी बनाई। हुँ, हुँ। तो वो जस्टिस हैरिड जस्टिस बेरिड है। बिल्कुल। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हुँ, हुँ। वो फैक्ट है, ट्रू है। बिल्कुल सर, और वो बिल्कुल। हमारे मुल्क में उसकी बहुत ये जस्टिफिकेशंस देते हैं, हुँ, हुँ। हालांकि एक भी जस्टिफिकेशन काबिल कबूल नहीं है। हुँ, हुँ। वो कहते हैं जी कि रश ऑफ वर्क है, हुँ, हुँ। जो पैरा लीगल स्टाफ है वो हेल्प नहीं करता, हुँ, हुँ। पहले समन सर्व नहीं करते, हुँ, हुँ। पार्टीज जो हैं केस दाखिल करने के बाद गायब हो जाती हैं, अपने लॉयर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहती, हुँ, और हुँ। लॉयर कंप्लेन करते हैं कि जी पार्टीज जो हैं वो आती नहीं है हुँ, हुँ। और बयान देने के लिए तैयार नहीं होते। हुँ, हुँ। प्लस कोर्टों का एक ये भी बहुत बड़ा वो है कंप्लेन कि लॉयर्स सीक एडजर्नमेंट्स। हुँ, हुँ। अब एडजर्नमेंट जेन्युइन भी होती है और कॉज को डिले करने के लिए भी होती है और बिल्कुल, मेलाफाइड भी होती है। बिल्कुल। अब ये जज का काम है कि वो कितना प्रिवेल करता है, हुँ, हुँ। और ये सारी पेन फिर जज से खुद लेनी है, जस्ट टू जज कि वेदर दिस सीकिंग ऑफ एडजर्नमेंट is genuine or it हुँ। is just to harass the other party बिल्कुल, or just to harass the witness। बिल्कुल। क्योंकि एक दफा जिस दिन केस आज समझे 17 तारीख को लगा है, तो आज पार्टीज भी मौजूद हैं, गवाह भी कहीं से ट्रैवल करके आता है, बिल्कुल, लॉयर भी ये ट्रैवल करके आता है। बिल्कुल। फिर उसमें अगर कोई एक बंदा आके बीच में एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन दे देता है कि जी आज केस डिले कर दें, तो इतने सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जेन्युइन रीजन तो ये होती है भाई, कोई कहे जी हमारे यहाँ डेथ हो गई है या ये हो गया है, तो चलो भाई वो तो दैट इज देयर एक्सेप्टेबल। बाकी ये जो हुँ, फरमाइशी प्रोग्राम, हुँ। दिस शुड बी डिस्करेज्ड डेफिनिटली। विद आयरन हैंड। वंडरफुल, मैं खुद परफेक्ट। भी जज रहा हूँ, बिल्कुल सर। हम बड़ी मुश्किल से एडजर्नमेंट देते थे। वंडरफुल। बहुत लोग कहते थे जी आज मेरे वकील साहब नहीं है। मैं कहा बेटा आप आर्गू कर लो ना, मैं भी वकील रहा हूँ, वाह! मैंने 50 साल वकालत की है, आप बिल्कुल, वकालत आप करो, आई विल बिल्कुल, लुक आफ्टर यू। बिल्कुल। वंडरफुल, समझे वंडरफुल। ना? तो मैं बिल्कुल। नहीं देता था एडजर्नमेंट। वंडरफुल सर। सर मगर अगर मैं आपसे यहाँ से मतलब स्टेप 1 से अगर बात शुरू करूँ कि एक जस्ट सोसाइटी, एक आदलाना सोसाइटी के क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? जैसे कि मिसाल ले लें, अगर मैं चाहता हूँ मैं घर में एसी लगाऊँ तो उसके लिए लाज़िम-मलज़ूम है कि पहले मेरे पास बिजली का सेटअप हो, फिर उसकी वायरिंग का सेटअप हो। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इक्वेशन जो है वो हमारी इनकम्प्लीट है, कोई कंपोनेंट जिसके प्रीरेक्विजिट्स हमारे पास मिसिंग है कि जिससे हम एक जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं? सर देखिए, जिस सोसाइटी बनाने के लिए अब आप माशाल्लाह अमेरिका में रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, आपको वहाँ में और यहाँ में कितना डिफरेंस फ़ील होता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, आप एयरपोर्ट पर निकल कर बाहर बिल्कुल। स्टेप रखते ही जी, जी। सारी चेंजेज़ महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, पहला तो क्लाइमेट चेंज होती है, ऑफ़ कोर्स। फिर बंदे चेंज होते हैं, बिल्कुल, फिर स्टाइल, जो लोडर्स के, ट्रॉलीज़ के, बिल्कुल, एवरीथिंग यू फाइंड चेंज। बिल्कुल सर। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है, हुँ, हुँ। लेकिन यू आर वेरी मच राइट हुँ, हुँ। कि सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत ही इक़दामात चाहिए करने के लिए, बिल्कुल, रिवॉल्यूशनरी इक़दामात कहते हैं, बिल्कुल सर, इनकलाबी इक़दामात। बिल्कुल सर। उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि आवर सोसाइटी, हुँ, हुँ। अब तो माशाल्लाह एजुकेशन बहुत बढ़ गई है। हम तो जब पढ़ते थे तो उस ज़माने में तो कोई-कोई ख़ास अमीर लोगों के बच्चे ओ लेवल और ए लेवल करते थे। आज बंदा ए लेवल और ए बिल्कुल लेवल सर, करके बैठा हुआ है। बिल्कुल, इसलिए कि इतने स्कूल जो आ गए हैं ए लेवल, ओ लेवल वाले, आप देखें ना सिटी स्कूल भी ये करवा जी, रहा है कैम्ब्रिज कोर्स। उस ज़माने में सिर्फ़ एक वो ग्रामर था, स्कूल होता था। कराची ग्रामर स्कूल था, हुँ, या फिर लाहौर में सेंट एंथनी कैथेड्रल, हुँ, 2-3 स्कूल थे, या एचिसन में भी मैट्रिक का भी निज़ाम था। तो बात ये है कि अब हर जगह आपको ओ लेवल, ए लेवल मिलेगा, बिल्कुल, और हर बच्चा इस वक़्त ओ लेवल, ए लेवल है। बिल्कुल, तो एजुकेशन एकेडमिक तो बढ़ गई है,
लेकिन मेंटल एजुकेशन अभी तक नहीं आई। बहुत खूब, तो बहुत खूब, मेंटल एजुकेशन घर से आती है, वो डिग्री से नहीं आती। बहुत खूब, हमने तो ना कोई ए लेवल किया था, ना ओ लेवल किया था, बहुत खूब। लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी घर से हुँ। कि माशाल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आगे ए लेवल वालों को पढ़ाना पड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। सर क्या कंपोनेंट्स उस वक़्त मौजूद थे जो अब मिसिंग हैं, जो आपके ज़माने तालिब इल्म में मौजूद थे, जो अब नहीं है, जिनको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें, तो मेंटल ग्रोथ भी हो जाए, ग्रूमिंग भी हो जाए? सर अब वो बातें चीज़ें वो बड़ी ऑर्थोडॉक्स लगती हैं, लेकिन नहीं सर, वही ज़रूरी होती। बात ये है कि हमारी जो माएँ थी ना सर, हुँ। वो हाँ, 100% बच्चे रेज़ करने में बिज़ी थीं। हाँ, और बहुत खूब, बच्चे रेज़ करने में सिर्फ़ उनको खाना खिलाना ही नहीं था, क्या बात! मोस्टली तो कुकिंग भी खुद करती थी, फिर खाना सर्व भी खुद करती थी। वाह! खुद देखती थी कि बच्चों को कहती थी, "हाथ धो लो, आप बहुत टेबल पे बैठ जाओ, आप कपड़े बदल लो, आप मुँह क्या धो लो, अब क्या बात! खाना शुरू करो।" अब वाह! कुक खाना लाता है, ला के रख देता है, बल्कि वो बनाकर लाता है, तो बच्चा कहता है, "मैंने तो केएफसी ऑर्डर कर दी है, मैंने मैकडॉनल्ड ऑर्डर कर दी है, हाँ, कोई और चीज़ ऑर्डर कर दी है।" और वो डब्बे के डब्बे इधर पड़े होते हैं और वो मदर को नहीं पता कि बच्चे ने क्या खाया। बहुत खूब, बहुत और लोग इसमें प्राइड फ़ील कर रहे हैं। जी, जी। मेरा एक क्लाइंट आया ना, तो वो मुझे बड़े फ़ख्र से बता रहा था, अच्छा कि वो बिल्कुल देसी लोग हैं, उनके घर खाने पकते हैं, बहुत कुछ बनते हैं। लेकिन वो कैसा, मैं सुबह सो के उठता हूँ, तो वो हमारे उधर सारे डब्बे बिखरे हुए होते हैं, ऊपर मैकडॉनल्ड के डब्बे और फलाने। हुँ, तो वो बच्चे रात को 2 बजे, 1 बजे ऑर्डर करते हैं होम डिलीवरी। और ही वाज़ टेलिंग मी दिस वेरी प्राउड प्राउडली हुँ, कि वो ये बताने से मेरे ऊपर बताना चाह रहा था कि बड़ा उसका कुछ स्टैंडर्ड हाई है। और वो सुबह उठ के डब्बे देखता है घर में वाह! कि ये केएफसी के और मैकडॉनल्ड के लिफाफे पड़े हुए हैं। बहुत खूब, बिल्कुल, मैं यानी कि वो जो एक वो इसको दर्सगाह थी। उसको मयार समझ रहा जी, था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसको हुँ, नेगेटिव ले रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और वो मुझे उसको मयार पॉज़िटिवली समझ बता के बता रहा था। बिल्कुल तो सर। आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल था हुँ, कि मैंने जवाब लंबा दे दिया नहीं सर, कि बहुत खूब। उस वक़्त में अब क्या फ़र्क है कि घर के अंदर वो अ, दर्सगाह गायब हो गई। घर सेल्फ इंस्टीट्यूशन था, वाह! 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 घर बहुत खूब, इंस्टीट्यूशन था। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, चलें अगर हम एक इस माशरे में ग्रूमिंग भी ले आते हैं, तालीम भी ले आते हैं, मगर जजेस की अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है हाँ, अब वो इस पे बड़े जी, क्रिटिसाइज़ होने जी। शुरू हो गए। आखिर आखिर तो वो सर सर प्रेज़िडेंट निकल आपको जी, सुनाऊँ प्लीज़। कि ये सिस्टम हुँ, यहाँ पाकिस्तान में हुँ, 60s तक था ओके। कि जब आप किसी को जज बनाते थे, तो उसकी जाके मिन्नतें करता था चीफ जस्टिस हुँ, के, सीनियर लॉयर होता था कि भाई तुम जज बन जाओ, तुमने बहुत पैसा कमा लिया है, अब वाह! थोड़ी-सी कौम की खिदमत भी कर लो। वाह! तो लॉयर्स वो कहते थे कि सर आई मेक दिस मच पर डे, हुँ, व्हाई शुड आई वेस्ट माय लाइफ? तो वो कहते थे अब थोड़ी-सी कौम की खिदमत कर लो, तुमने पैसे बहुत कमा लिए हैं। हुँ, एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे उस्ताद थे बैरिस्टर हसन अली अब्दुल रहमान, ये शहरी रहमान के वालिद। वाह! उनका छोटा भाई था तुफैल अली अब्दुल रहमान, वो चीफ जस्टिस बना सिंध हाई कोर्ट का। भुट्टो साहब ने उसको डायरेक्टली चीफ जस्टिस बनाया। तो उनका बहुत क्लोज फ्रेंड था जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम। यस। तो फखरुद्दीन जी इब्राहिम की बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस थी। तो तुफैल अली अब्दुल रहमान साहब ने उसको परसुएड किया हुँ, कि हुँ, तुम जज बन जाओ। और उसने तुफैल साहब पे एहसान किया हुँ, और एहसान करके उसने जज का ओहदा कबूल किया। और उन्होंने बड़े शौक से जो अपनी पहली करेक्ट। ड्यूटी बनाई डिवीजन बेंच, तो अपने साथ फखरुद्दीन जी इब्राहिम को बिठाया। हुँ, हुँ, तो पहली ही जजमेंट में फखरुद्दीन इब्राहिम ने उनसे वो क्या होता है कंटिन्यू डिफरेंस हाँ, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट की। किसी पॉइंट में जो भी पॉइंट था, जो उनकी जजमेंट थी तुफैल साहब सर की, यस थे। फखरुद्दीन साहब ने अपनी दी। आज देखें 14-14 जज मिलकर सारे लिखते हैं बिल्कुल। आई एग्री, हुँ, सारे फैसले यूनानिमस आते हैं। हुँ, मैं जंग में कॉलम लिखता था, जी सर। तो उस ज़माने में अब्दुल हमीद डोगर था और ये था क्या नाम है इफ्तिखार चौधरी को हटाया था। जी सर। तो पहले अब्दुल हमीद डोगर ने जितने फैसले किए, उसने 13-13 जजों के बेंच बनाए। उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट के सिलसिले में वापस आ गया, अच्छा तो 13 जजों में सारे लिखते थे आई एग्री। अब वो ज़रूरत जजमेंट क्या है आई। आपकी? सर साहब अब आप तो हुँ, हुँ, अमेरिका में रहते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि 13 जज मिलके हुँ, सुप्रीम कोर्ट के लिखते हैं आई एग्री। अब उसके बाद वो जब आया इफ्तिखार चौधरी, उसने वो सारे रिवर्स करने थे, तो वो 13 की बजाय 14 का बेंच बनाता था और उसी फैसले को रिवर्स करता था और वो लिखते थे सारे के सारे आई एग्री। तो मैंने कॉलम में लिखा कि काश हमारी कौम में भी ऐसा इत्तेहाद पैदा हो जाए, क्या जिस तरह बात सुप्रीम है। कोर्ट के जजों में इत्तेहाद है।
हाँ, एक भी कहता नहीं है कि ये फैसला गलत है। 14 है तो 14 के 14 साइन करते हैं, हाँ। उसमें वो भी शामिल होते हैं जो पहले फैसले में शामिल थे साइन करने में। वाह, तो देखिए ये अल्लाह की शान। वाह जी। तो जब आप ये चीजें देखते हैं इंस्टीट्यूशन में, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल सर। अब हम तो वकील हैं, हमारी बड़ी मजबूरियां हैं। वी कैन नॉट डिसप्लीज आवर जजेस। हुँ, वो मेरा उस्ताद मुझे सिखाया करता था कि यू मे लूज योर केस, बट डोंट डू द नेवर लूज, कंटेम्प्ट, नेवर लूज़ योर लूज योर टेम्पर। जज, नेवर लूज योर जज। क्या बात! वो कहते क्या थे बात! कि यार ये छोटा सा सिंध है, हाँ, एक जज से लड़ाई कर रहे हो, आज वो सिविल जज है, फिर उसने बढ़िया एडिशनल सेशन जज बन के इधर ही आना है, फिर उसने सेशन जज बन के आना है, फिर वो हाई कोर्ट का जज बन के आ जाएगा। तो किस किस से लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? हुँ, 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 हुँ। मैं पहले मैं बड़ा समझ गया। टेम्परामेंट तेज था, तो उस्ताद ने दबा दिया, उससे कहा कंप्रोमाइज करके चलो। हुँ, हुँ। सर, मगर कोई फ़िल्ट्रेशन ऐसी बताइए कि जिससे फिर हम राइट पर्सन एट द राइट प्लेस लगा सकें। मतलब जो आपने बात बताई कि 14 के 14 एग्री कर रहे हैं, अगर मैं उसके पस मंज़र पे जाऊँ तो मेरा ख़्याल है वो कोई 20-20 लाख, 30-30 लाख माहाना तनख़्वाह लेने वाले होंगे जी, और 20-20 लाख के वो उनको जो है वो अलाउंसेस मिलते इतने होंगे इतने और उसके बाद उनका काम सिर्फ़ ये है कि आई एग्री आई कहना। एग्री बस। तो इट्स अ ब्लंडर, मतलब कि ये जो है वो ढलान की तरफ जाने वाली बात है। सर, ऐसा क्या फ़िल्टरेशंस लगाए जाएँ कि ये कुछ प्रोसेस बेहतर हो सके? और आफ्टर ऑल वो जजेस की सब अपॉइंटमेंट करते भी तो वही सियासी शख्सियात हैं जो कि फॉर्म यही 47 तो पे आके बैठ मसला है, जाते हैं। यही तो इस मसला है। पूरे को सर कैसे अनडू सर, करें? अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है ना, जी सर, वो रॉन्ग है। राइट। मैं एक पता नहीं फिक्शन है या असली किस्सा है हुँ, कि इंग्लैंड में कोई लॉयर था बड़ा अच्छा एमिनेंट, हुँ, तो उसको चीफ जस्टिस हर साल बुलाता था। हुँ, वो उस ज़माने में चीफ जस्टिस का प्रोसीजर होता था कि जैसे वैकेंसी आती थी तो साल में जो 2-3 सीनियर लॉयर्स होते थे, जो उनके कोर्ट में रिपीटेडली अपीयर होते थे और सक्सेसफुल लॉयर थे, उनको बुला के वो रिक्वेस्ट करते थे, ये ऑफर देते थे कि वुड यू प्लीज़ एक्सेप्ट माय ऑफर टू बिकम द जज। तो वो एक वकील था, वो हर साल उसको बुलाते थे और वो मना कर देता था। एक दफ़ा चीफ जस्टिस नाराज़ हो गया, उसने कहा कि आई इनवाइट यू एवरी ईयर एंड यू डिक्लाइन। उसने कहा माय लॉर्ड, डोंट गेट एंग्री, एक्चुअली आई कैन स्पीक नॉनसेंस फॉर आवर्स बट आई कांट लिसन नॉनसेंस फॉर अ मिनट। वाह, 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 वाह! तो वाह, एज़ अ जज ही वाह, हैज़ टू लिसन। वाह! उन्होंने कहा आई कैन स्पीक एज़ अ लॉयर हुँ, नॉनसेंस फॉर आवर्स हुँ। बट आई कांट लिसन फॉर अ मिनट। वंडरफुल सर। सर कैस अगर आपसे मैं ये रिक्वेस्ट ये करूँ मैं ए सारा ये किस्सा जी, सुनाने का जी, मकसद ये जी, था कि सिलेक्शन का प्रोसेस ये जी। था कि मिन्नतें की जाती थी कि भाई आप जज बन जाओ। हुँ, हुँ, आज ये सिलसिला है कि लोग घोड़े दौड़ाते हैं कि हुँ, मैं किसी तरह जज बन जाऊँ। हुँ। फिर सर तो इसमें फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका और आपके साथ जो कोलीग्स क्लासरूम में बैठे थे लॉ स्कूल के पहले दिन, उनके अज़हान में क्या था कि हम क्यों इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं? किन नियतों से, किन इरादों से वो लोग आगे सर बढ़ रहे उस थे? वक़्त जब आदमी नौजवान होता है तो बड़ी एम्बिशंस होती हैं। हुँ, हुँ। जैसे वो जो सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है ना लड़का, सारे यही समझते हैं कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है बिल्कुल, और उसके बाद अब तो फील्ड मार्शल भी बनना है। तो बात ये है आसमानी जंग पे। वो भी फील्ड है। अच्छा, तो अब बात ये है कि वो उनमें आधे शहीद हो जाते हैं, आधे कर्नल के लेवल पे खत्म हो जाते हैं, उससे ज़्यादा मेजर लेवल पे ड्रॉप हो जाते हैं। तो सिमिलरली हम भी बड़ी एम्बिशियस के साथ आए थे बिल्कुल ठीक। कि हम भी जज बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, अटॉर्नी जनरल बनेंगे। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बहुत कुछ बना एम्बिशंस पूरी माशाल्लाह। हो गई। बिल्कुल, वो कहते हैं ना इतनी कुछ ख्वाहिशें पूरी हुई, बिल्कुल, लेकिन इतनी थी कि बिल्कुल, पूरी नहीं हुई। बिल्कुल। तो बात ये है कि इसको शेर है मुझे याद नहीं आ रहा इस वक़्त। हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल, हज़ारों ख्वाहिशें ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बहुत मेरे अंदर, निकले मेरे अरमान लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी कम। कम निकले। बिल्कुल, मैं भी सर एडवोकेट जनरल बना बिल्कुल माशाल्लाह। सिंध का, फिर मैं हाई कोर्ट का जज भी बना, बिल्कुल माशा उसके बाद सर हम एलबीडब्ल्यू हो गए। बिल्कुल तो ठीक, ये है। बिल्कुल ठीक। तो सर फिर मेरा ख़्याल है कि जो ग्रूमिंग है एट द वेरी बिगिनिंग उसमें को कुछ रिफ़ाइन किया जाए कि फिर जो है वो लड़के फिर जो लोग इस शोबे में आ रहे हैं, वो कम से कम अपने शोबे से ऑनेस्ट रहें। सर मैं आपको बताऊँ कि हमारे प्रोफ़ेशन में भी इस तरह होता है, बहुत से डॉक्टर सिर्फ़ जो है वो 2 नंबरी भी कर रहे होते हैं, पैसे बना रहे होते हैं, हालाँकि उनकी तादाद बहुत कम होती है मगर मशहूर वही हो जाते हैं। मगर सर मैंने इस सफ़र में देखा कि जो हम में से जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत मेहनत से की, जो फिर उसके बाद आगे के एग्ज़ाम्स देता रहा, बाहर गया, वो जो इसने ज़्यादा सर वक़्त अपनी इस फ़ील्ड में स्पेंड किया और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसा जिसने स्पेंड किया, वो ऑनेस्ट रहा। ऑनेस्ट बहुत रहा बिल्कुल, इसलिए कि उसकी ग्रूमिंग अच्छी हुई ना। जी,
जी। ग्रूमिंग अच्छी हुई, वो अच्छे माहौल में रहा बिल्कुल, और उसके माहौल में लालच नहीं आया बिल्कुल, और उसका जो अल्टीमेट जो था वो नहीं था कि मैंने पैसे कमाने हैं, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, काम करना है। बिल्कुल। वो अपनी फ़ील्ड से ऑनेस्ट रहा। अपने फील्ड से, अपने काम से ऑनेस्ट रहा। और एक और एस्पेक्ट है सर कि उसको 2 नंबरी सोचने का वक़्त ही नहीं मिला, मतलब और आप उस एम्प्टी वक़्त माइंड हाँ, इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप नहीं ना। था और आप भी अपने प्रोफ़ेशन में अगर देखेंगे, जी, तो जो आपके 2 नंबर किस्म के डॉक्टर होते हैं, जी, तो वो उनकी प्रैक्टिस बड़ी ल्यूक्रेटिव हो जाती है बिल्कुल ऐसा ही, और दे मेक मोर मनी ऐसा दैन दोज़ करेक्ट, एकेडमिक डॉक्टर्स जो बिल्कुल, कि एक्चुअली पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं, जिनका एब्सोल्यूट, डायग्नोसिस या ऑपरेशन के सिलसिले में एब्सोल्यूटली, काम बहुत बेहतर है। जो प्रिंसिपल्स पे चला। उनके मुकाबले में दूसरों का बिज़नेस ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर सर क्या ऐसे कंपोनेंट्स इसलिए इनकॉर्पोरेट ये किए जो जाएँ? बहुत एकेडमिक होते हैं, जी वो सर, स्नॉबिश भी होते हैं, बिल्कुल, गुस्से वाले भी होते हैं, बहुत बिल्कुल लोगों सर, को चमचागिरी भी नहीं करते और किसी बिल्कुल की सर, गलत बात बर्दाश्त भी नहीं करते। तो एब्सोल्यूट, इस तरह का आदमी फिर वो प्रैक्टिस में कामयाब नहीं होता ना। एब्सोल्यूटली सर, एब्सोल्यूटली, प्रैक्टिस में कामयाब तो होता है ये सर वाला। बिल्कुल ठीक। कोई कहता होगा आके जो मेरा ये दाँत लगा दो, तो वो लगा बिल्कुल, देंगे, अगले कोई एब्सोल्यूटली, कहता है बिल्कुल। वो बनता है या नहीं बनता उसने कहा बिल्कुल, लगा दो। बिल्कुल सर, पीपल प्लीज़र्स आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल ठीक सर। सर, तो फिर क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐसे ऐड किए जाएँ आपके प्रोफ़ेशन में कि फिर वो वाले नताइज दें, क्योंकि सर जज का दफ़्तर वो है जो आसमान के ऊपर उसका है। वो तो अल्लाह है ना जज, असल बेशक, तो वही है, बेशक, असल तो वही बेशक। है। तो इस फ़ील्ड में तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि साफ़ नियतों वाले आगे आएँ। क्या फ़िल्ट्रेशन सर प्रोसेस में लगाएँ कि बेहतर बंदा ही सिर्फ़ आगे आ बस सर सके? सिलेक्शन के ऊपर दे शुड बी वेरी, वेरी चूज़ी हुँ, हुँ। और उसको उस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाएँ। हुँ, और हुँ। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये फलाने जज का भांजा है तो इसको रखना ज़रूरी है। ये हुँ, हुँ। फलाना मरहूम जज का बेटा है तो इसको अकोमोडेट हुँ, करना है। हुँ, और ये मतलब ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बेटा है, कॉम्पिटेंट है, उसकी ज़रूरत है, आप हुँ। ज़रूर रखें। ये बिल्कुल उसकी सर, डिस्क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए कि उसका बेटा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, दिस शुड नॉट बी ओनली क्वालिफ़िकेशन कि उसका बेटा है तो उसको रख लें। बिल्कुल सर। सर बस जजों की भर्ती का जो प्रोसेस है जी सर। ट्रांसपेरेंट कर दें। आइडियली क्या होना चाहिए सर? अगर मैं आपसे कहूँ कि आज एक दस्तावेज़ पे अपनी ख़्वाहिश लिख दें कि ये प्रोसेस होना चाहिए, ये इस प्रोसीजर के तहत कोई देखिए भी जज सर अपॉइंट होना बात चाहिए। ये है कि पर्सनैलिटी असेसमेंट हुँ, हुँ, तो वो जो रखने वाला बंदा है, हुँ, he should not hurriedly decide. हुँ, He should keep somebody in mind, keep him under observation हुँ, और हुँ, उसके बाद उसको ऑफर दे, रिक्वेस्ट करे और उसको लेकर आए। और नंबर 2 मेरे पास ये है कि all those who are keen to become judge and keen to take the job should not be considered at all. ओके, आप गॉट यू। उसको जज बनाएँ जो बनना नहीं नहीं चाहता। बनना चाहता। बहुत खूब, बहुत खूब। ये देखें कितना सिंपल फार्मूला बता दिया। बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता ये सर ये एक दिल की छुपी हुई बात है, मैं उसको गेज किस तरीके से करूँगा ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं भले जिससे पूछूँगा अगर ये फ़ॉर्मूला बन गया तो हर कोई ये कह रहा होगा यार हमें बनना ही नहीं है मगर ख्वाहिश सब दिल में रख के बैठे होंगे। शायद कि अगर मेरी तजवीज़ आप लें कि ऐसा बंदा हो कि जिसने कुछ एयर्स ऑफ सर्विस या ऑन साइडवेज़ जो है वो कुछ फ्री में केसेज़ लड़ता हो ताकि उसका कंपैशन नज़र आए। वो भी है, ताकि उसको पता हो अवाम के साथ क्या वो जी, बीत रही है। जी। कंपैशन वाला एलिमेंट किसी तरह अगर नुमाया हो जाए, तो ऐसे को जगह देनी चाहिए। सर, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें जजेस की होती हैं और बहुत कम जजेस हैं जो अपॉइंट हुए हैं। अमेरिका में हर इलाके का अपना जज होता है, हर काउंटी का। जैसे कि गुलशन टाउन का अपना कोर्ट रूम है, वो सारे गुलशन टाउन के मसाइल उस कोर्ट रूम के अंदर हल होंगे। सर, ऐसा हमारे पास अगर हो जाए, तो क्या आप समझते हैं फिर स्पीडी जस्टिस मुमकिन हो सकेगी? आइडियल हो जाए लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं, वो इतनी पावरफुल हैं और नॉट फ्रॉम टुडे। जब मैंने जॉइन किया था प्रैक्टिस 1975 में, हुँ, हुँ। तो उस वक़्त में भी ये तजवीज़ थी कि ये बंदर रोड पे जो सिटी कोर्ट बना हुआ है, इसको डिवाइड कर दिया जाए। नाज़िमाबाद के कोर्ट्स नाज़िमाबाद में भेज वाह! दिए जाएँ, वाह! गुलशन इकबाल के कोर्ट्स गुलशन इकबाल में भेज दिए वाह! जाएँ, वाह! मलीर वाह! के वहाँ भेज दिए जाएँ। वाह! लेकिन लॉयर्स उस वक़्त इतने पावरफुल थे, उन्होंने इस तजवीज़ को कभी आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम एक ही जगह हैं और एक जगह सारे केस होते हैं, तो हम एक साथ केसेस निपटा लेंगे। और आज भी यही पोज़ीशन है कि लॉयर्स जो है कोर्टों को बाइफरकेट होने नहीं देते। सर इसकी इसकी वजह क्योंकि मुझे इसमें उनका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, उसमें तो एक्चुअली उनका नुकसान ही है। ऐसे तो उनका रोज़गार बढ़ जाएगा। सर वो ये बात आर्गुमेंट था, जी, लेकिन अब बात ये है कि अगर एक गुलशन इकबाल का लॉयर है जी। और वो जो है वो गुलशन ही की कोर्ट में कन्फाइंड रहता है, तो वो एक आफाकी लॉयर कंट्री वाइड नहीं बन सकता। तो हुँ, ही वांट्स टू टेक केसेस फ्रॉम ऑल ओवर हुँ, और हुँ, उसके बाद उसको करना चाहता है। फिर उसकी ख्वाहिश तो है जब वो सारे केस ऑल ओवर ले लेगा, तो वो सारे केसों में एट अ टाइम नहीं पहुँच सकता। मतलब अगर 22 तारीख को उसका एक बारियाँ केस लगवाएगा। इधर लगा हुआ है, तो एक गुलशन में लगा हुआ है, तो एक नाज़िमाबाद में फिर टाइम फिक्स करता रहेगा।
फिर आजकल इतना ट्रैफिक है कि आप टाइम फिक्स करके पहुंच नहीं सकते, वो फिर तारीखें ले लेके बस पैसे तारीखें लेते बंद रहेंगे, करेंगे वो कह उसके। देंगे इज बिजी इज बिजी। बिल्कुल सर। सर इसका मतलब कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर विद इन द जुडिशरी भी लाजमी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक सर। सर इसमें अगर फर्ज कीजिए सर इतनी भारी तनख्वाह दी जाती है, 23 लाख, मैंने एक मरतबा अभी चीफ मिनिस्टर को सुना ऑन द असेंबली, वो कह रहे थे कि हमारा एक जज 23 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। सर इंस्टेड अगर आप 2-2 लाख के जो है वो 23 जजेस रख दें, मेरा मुझे शुबा है, यकीन तो देखिए, नहीं। क्योंकि तादाद बढ़ाने से क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स एंड वर्क नहीं बढ़ सकता। क्यों सर, ऐसा क्यों है? हमें क्योंकि कतार तो सर जल्दी जल्दी फिर निपटेगी ना। नहीं, अगर 25 से वो तो फिर आप पटवारी रख लें तो वो उठा के फाइलें फेंकता जाएगा। वो तो सरदार जी ठीक का सुनते थे कि ठीक वो फाइलें ऊपर फेंकते हैं, जो ठीक। मेज के ऊपर आ जाती है वो बरी है, जो नीचे फेंकते हैं बोले सदा है। ठीक। तो वो तो फिर ऐसा तो नहीं अच्छा। होता ना। हाँ, अच्छा, जज की तादाद यानी कि आप कह रहे हैं तादाद उसमें कम बढ़ाने होनी से क्वालिटी बढ़नी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। क्वांटिटी नहीं। बिल्कुल ठीक। वी वांट क्वालिटी ऑफ जजेस। जजेस, नॉट क्वांटिटी। हम्म। और सर कैसे इसकी असेसमेंट है क्वालिटी की, क्या कौन कौन से एग्जाम प्रोसीजर्स हैं, या क्या इसका पैरामीटर्स होते हैं कि जिसके सर ऊपर। पहला तो यही पैरामीटर है ना कि उनके रिक्रूटमेंट के टाइम के ऊपर सारी ये करना पड़ता है। हम्म, और नंबर 2, फिर उसके बाद उनका अपना जो रिजल्ट है, वो जो पहली ही जजमेंट लिखेगा, हम्म, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका कैसी कैलिबर क्या है। जजमेंट है, इसका कैलिबर क्या है। हम्म, तो जज का काम आसान नहीं है, मुश्किल ठीक काम है। ठीक। क्योंकि जो भी वो फैसला करता है, ना सिर्फ ये कि उसने लिख के करना है, हम्म, उसे उसकी रीजंस भी देनी है, और उसका हर फैसला अपीलेबल है। हम्म, अगर आप आइदर ऑफ द पार्टीज देखें, हर फैसले पे सारी पार्टियां एग्री नहीं होती, बिल्कुल ठीक। तो एक पार्टी अपील में जाएगी। तो अब ये देखना है कि किसके कितने आप होल्ड होते हैं, किसके कितने सेटिस्फाइड होते हैं। हम्म, इस तरह से आप उनकी कंफर्मेशन करें हम्म, जजों की। अगर किसी के अब होल्ड नहीं हो रहे, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, अब आप देखें ना, सेशन जज सजाए मौत देता है, ठीक। हाई कोर्ट सीधा ही बरी कर देता है। जी। तो उसमें क्या लेकोनास थे? अगर वो बंदा अपील के काबिल ना होता, वो तो फांसी लग गया होता। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। खैर, उसमें तो प्रोटेक्शन थोड़ी रखी हुई है कि साथ कंफर्मेशन रेफरेंस होता है। जब सेशंस जज किसी को सजाए मौत देता है, एक खुद से रेफरेंस बना के डिवीजन बेंच में भेजता है फॉर कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, हम्म। ताकि अगर वो उसको खुद से पढ़ते हैं कि अगर ठीक नहीं है जजमेंट, तो उसको कंफर्म नहीं करते रेफरेंस को। सर ठीक है, वैसे तो ये अच्छी बात है, या चलें जिसकी जान जा रही है उसको तो अपील का हक लाजमी होना चाहिए। मगर अगर हम हर केस की यही तरीक़ेकार है कि पहले वो कोर्ट 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है? मैंने इवेंचुअली फिर मैं 4 से ही आगाज़ करूँ ताकि बस 1 महीने में मेरी छुट्टी तो हो, या एक ही नहीं, स्टेज पे मेरी अब छुट्टी तो हो। उसमें आप ये देखें ना कि अपील एडमिट करने के लिए देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है उसमें तो ये है कि फर्स्ट अपील एज ए मैटर ऑफ राइट हुँ, एडमिट हो जाती है। क्यों कि जैसे एक जज है, उसको कोई अपना उसका मिजाज है, उसने किसी माइनर ऑफेंस में भी बोला 10 साल सजा, तो वो अपील में अब आएगा तो एज ए मैटर ऑफ राइट वो अपील एडमिट हो जाएगी। हुँ, हो सकता है कि यहाँ जो जज है वो ज्यादा सीनियर है, ज्यादा वाइज है, उसका विजन ब्रॉड है, हुँ, वो उठा के उसको लेसन में पनिशमेंट कर दे। वो कहेगा कि यस ही वाज गिल्टी, बट दिस वाज जस्टिफिकेशन, बट सेंटेंस इज टू हार्श, इट शुड बी ओनली 2 years। उसको रिड्यूस कर देंगे तो अपील करने वाले को रिलीफ मिल गया ना। बिल्कुल ठीक। इट्स नॉट नेसेसरी कि अपील करने वाला हर वक्त बरी हो जाए। ठीक है, हाँ, 10 से 2 हो गया। ये हो गया ना, बिल्कुल ठीक। उसका फायदा हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके ऊपर उस जज से कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि सर आपने इतना एक्सेसिव क्यों किया था? अब ये एक फ़िल्टरेशन प्रोसेस यहाँ से अब भी हो ये सकता है। है, पुराने ज़माने में था, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म होता जा रहा है। हुँ, किसी जज का अगर इस टाइप का कोई आता था, उसके ऊपर बाकायदा स्ट्रक्चर पास किए जाते थे, हुँ, उसकी जजमेंट के ऊपर। तो अब तो हालत ये है कि जिसके ऊपर स्ट्रक्चर पास हुआ है, उसका भी प्रमोशन हो जाता है। उस वक़्त तो किसी जज पे स्ट्रक्चर पास हो जाता था। मेरे केस में एक मुनव्वर सुल्ताना जज थी, स्पेशल कोर्ट की, उसने एक बंदे को सज़ाए मौत दे दी। उस बंदे की अपील फाइल हुई, रहमत जाफ़री साहब जज थे। कच्चा पेशी में उन्होंने ना सिर्फ़ उस बंदे को बरी कर दिया, यानी एडमिट होने से भी पहले, हुँ, हुँ, और अजीजुल्लाह शेख वकील पेश हुए अपीलेट की तरफ से, और इतना लंबा स्ट्रक्चर पास किया उस मुनव्वर सुल्ताना जज के खिलाफ। और वो अभी तक जो ना सिर्फ उसके बाद प्रमोट होती गई, अभी भी सुना है उसको कोई ना कोई असाइनमेंट मिलता रहता है। तो इस मुल्क में क्या है, रहमत जाफरी की जजमेंट है, इस औरत ने सजाए मौत दी। इससे क्या किया, एक डीएसपी का बयान था, डीएसपी के बयान के ऊपर बंदे को सजाए मौत दे दी। हुँ, उन्होंने कहा भाई वो एडमिसिबल ही नहीं होता, आप इस बयान के ऊपर कैसे सजा मौत दे दी। रहमत जाफरी साहब ने देन एंड देयर बरी करके स्ट्रक्चर पास किया, लेकिन किसी ने ना स्ट्रक्चर पढ़ा,
ना वो पढ़ा, वो उसकी मुनव्वर सुल्ताना की पीआर थी, ना सिर्फ वो कंटिन्यू रही उस जॉब में, बल्कि वो जॉब चलती गई। सर वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आइडियली ये क्या जजमेंट पड़ी हुई है मेरे पास। यकीनन होगी सर। सर दैट दैट इज अ ब्लंडर, मतलब कि ना सिर्फ वक्त का जिया, कितने कौमी असासों का जिया, और अगर उस लोगों का, बंदे को और उसका फांसी लग लग जाती जाती तो तो बताइए, जान का जिया। मुनव्वर सुल्ताना का तो क्या गया था, कुछ भी नहीं। वो तो रहमत जाफरी साहब इतने पढ़े लिखे आदमी थे। ये वो जज हैं जिनके पास तैयारा साजिश केस चला, जिसमें नवाज शरीफ भी मुलजम था, शहबाज शरीफ भी मुलजम था, गौस अली शाह साहब भी मुलजम थे, राना मकबूल भी मुलजम था। उन्होंने, रहमत जाफरी साहब ने 5 आदमियों को बाइज्जत बरी किया, जिसमें शहबाज शरीफ भी था, गौस अली शाह भी था, राना मकबूल भी था, सैफुर रहमान भी था। ये सारे बरी हुए और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सजा दी, और वो भी कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत नहीं दी, और उन्होंने उनको उम्र कैद की सजा दी, जो कि बाद में सेट असाइड हो गई। सर ये सेट असाइड कैसे हो जाती हैं चीजें? एक कोर्ट की एक जजमेंट है, उसको अंडू कैसे किया जाता है? सर वो खैर जजमेंट कंट्रोवर्शियल थी, पॉलिटिकल थी। जी। जब हुई भी थी तो हमने कहा कि यार कैसी जजमेंट है। और बहरहाल वो जब हाई कोर्ट में भी अपील में आई तो वहां 3 जज थे, और उसमें 2 जज बहुत ही अच्छे थे। एक सैयद सईद अशद साहब चीफ जस्टिस थे, उनके साथ था सरमद जलाल उस्मानी मरहूम, हमारा दोस्त, अभी वो फौत हो गए हैं, अभी फौत हुए हैं। और उसमें एक जज जो थे बहुत ही ऑनेस्ट जज, वाहिद बख्श बुरोई साहब, वो भी उसमें शामिल थे। तो वाहिद बख्श बुरोई और सैयद सईद अशद साहब ने उसको अपहोल्ड किया, तैयारा साजिश केस, जो नीचे से जजमेंट आई थी, कैरी फॉरवर्ड किया। कैरी फॉरवर्ड किया नवाज शरीफ की सजा को। लेकिन सरमद जलाल उस्मानी ने उसमें कहा कि उम्र कैद नहीं, उसको रिड्यूस करके वो 10 ईयर या 7 ईयर्स कर दी। उसने कहा कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बनता, और बना के उन्होंने वो कर दिया। और उस पर मैंने बयान दिया था प्रेस में। मैंने कहा ये दुनिया का वाहिद हाई जैकिंग केस है जिसमें हाई जैकर जमीन पे है और तैयारा आसमान पे है। बहुत वैसे ये एक नई केस बहुत तरीके की बड़ी हाईजैकिंग भी हो सकती है। ये इसी मुल्क में होती है। बिल्कुल सर। सर मैं फिर यही सवाल करूंगा, एक लम्हे को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने, जैसे हम बचपन में ऐसे लिखा करते थे और उसमें टीचर कहती थी कि जस्ट बी क्रिएटिव, अपनी हाँ बस अपनी ख्वाहिशें लिखें। तो सर अगर मैं आपसे बिल्कुल स्टेप 1 से कहूँ कि सर एक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अदलिया का निज़ाम वो एक ढांचा बनाइए, तो उसमें क्या क्या मुख्तलिफ होगा आज के निज़ाम से, या शायद हो यही सकता है जो सभी मैंने मुख्तलिफ आपको हो। बताया सबसे पहले, हम्म, अगर मैं भर्ती पर हूँगा, जो भाग दौड़ कर रहे होंगे लोग ठीक कि है। मुझे जज भर्ती करो, मैं उन्हें कंसिडर भी नहीं करूंगा। राइट। मैं खुद चूज करूंगा कि मैंने किसके घर जाके रिक्वेस्ट करनी है कि वंडरफुल। सर आप आ जाए, खुदा के लिए ज्वाइन कर दें, वंडरफुल। मेरी टीम ज्वाइन करें, आप जज बने और हमारे मुल्क की खिदमत करें। वो मुझे कहेगा कि ख्वाजा साहब आप मुझे 27 लाख रुपए तनख्वाह पे बुला रहे हैं, मैं तो एक केस के 1.5 करोड़ लेता हूँ, एक केस के 50 लाख देता हूँ। मैं उसे कहूंगा भाई अब आपने बहुत कमा लिया, अब थोड़ा सा आवाम के लिए काम कर दो, आपके घर के खर्चे के लिए 27 लाख बहुत है, हम आपको पेट्रोल भी मुफ्त दे रहे हैं, हम गाड़ियां भी मुफ्त दे रहे हैं, ड्राइवर भी मुफ्त दे रहे हैं, अब आप हमारे साथ आ जाओ। तो यूं करके बंदे जमा करूंगा। बहुत खूब। सर ये इतनी जो फीसेस होती हैं लॉयर्स की, क्या ये जस्टिफाइड हैं? आपको लगता है कि ये किसी अदल व इंसाफ के जो है वो उसके मुताबिक है? जैसे कुरान का हुक्म है कि अदल के लिए खड़े हो जाओ खुदा के गवाह बनकर। तो सर इतनी फीसेस लेने वाले लॉयर्स क्या वाक़ई इंसाफ दिलवा रहे होंगे, या सर ये एक लॉयर्स के मार्केटिंग लिए है? असल में सिलसिला ये हो गया है, ये खैर ये इफ्तिखार चौधरी के जमाने में हुँ, ये चीजें बनी, और 1.5 करोड़ और 2-2 करोड़ पे वकीलों की फीसें हमने तो कभी सुनी नहीं थी। हुँ, हम खुद सर मर्डर केसों के वकील थे सारी जिंदगी, यही 10 लाख 5 लाख से ऊपर हमारा स्ट्रक्चर उस जमाने में पड़ा नहीं। हुँ, नहीं तो अब जब हम सीनियर मोस्ट हो गए हैं और अब देखा है कि अब आजकल तो फीसें 1.5 करोड़ चल रही हैं। हुँ, ये निज़ाम बदल गया है, दुनिया बदल गई है। बाकी ज़रूर है कि वकीलों ने भी अब जैसे कॉर्पोरेट लॉयर्स है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बना दी हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों के अंदर दफ्तर ले लिए हैं। हुँ, अब दफ्तरों के किराए जो हैं, अब हमारे ज़माने में छोटा-सा कमरा हम लेते थे, बाहर मुंशी बैठता था, अंदर हम बैठते थे, ये दफ्तर होता था वकील का। बड़े से बड़े वकील का भी दफ्तर हमने ऐसे ही देखा, ठीक है? अब ये है कि वो 5-5 कमरों के दफ्तर हैं, इधर स्टाफ बैठा है, इधर सेक्रेटरी बैठी है, उधर वेटिंग रूम है, हुँ, उधर चाय भी आ रही है, सब है। ये चीज़ें नहीं थी हमारे यहाँ, तो पानी भी नहीं मिलता था।
बिल्कुल ठीक, यानी कि शोषा ने इस नहीं, सेक्टर हमारा को तो पानी लोग घर से पी के आते थे, वहाँ कूलर भी नहीं था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर एक बच्चा जो लॉ की तरफ आ रहा हो, जिसकी ख्वाहिश हो, जिसने एफएससी ए लेवल कर लिया हो, अब वो लॉ स्कूल की तरफ देख रहा हो, उसको आप क्या तजावीज़ देंगे कि बेटा ये बातें लाज़मी तुम्हारे ज़हन में होनी चाहिए आने से पहले? सर मैं आपको किस्सा सुनाऊँ, पता नहीं प्लीज़। आपका कितना लंबा है, नहीं ये सर, बहुत छोटा किस्सा है। प्लीज़, प्लीज़। मैं जब लॉ पढ़ रहा था, हमारे पड़ोस में एक अम्मा थी, हुँ, मुझसे पूछती है, "बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो?" हुँ, मैंने कहा, "अम्मा मैं लॉ पढ़ रहा हूँ।" मुझे कहती है कि, "तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं?" मैंने कहा, "क्यों अम्मा क्या हुआ?" कहने लगी, "मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा मैरीन इंजीनियर, दूसरा बेटा था वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो फूड इंस्पेक्टर था, उसके पास एक वेस्पा स्कूटर थी, और कहती मेरा एक बेटा लॉयर है। कहती है मेरा जो इंजीनियर बेटा और ये जो फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, बेटा जो मुझे खर्चा देते हैं, वो नहीं दे उस पाता। खर्चे से मैं अपने वकील बेटे का घर चलाती हूँ।" उसने मुझे कहा कि बेटा इतने वकील हैं जितने सर के बाल, तुम वकील बनकर क्या करोगे? मेरे दिल में उसकी बात बैठ गई। अब उसके थोड़े दिन के बाद देखो 3-4 दिन के बाद ही सड़क के ऊपर मुझे मेरे प्रोफेसर डीजे साइंस कॉलेज के हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट ज़फ़र रिज़वी साहब, मैं डिबेटिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी था, बस, वो हमारे डिबेटिंग सेक्रेटरी वो सोसाइटी के इंचार्ज थे, बहुत खूब, एक्स ऑफिशियो प्रोफेसर। बहुत खूब। तो बहुत मेरा उनसे ताल्लुक था, हुँ, तो उन्होंने मुझे सड़क पे रोक लिया, कहने लगे, "क्या कर रहे हो मियाँ?" बिल्कुल ठीक। मैंने कहा, "सर मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, लेकिन वकालत का इरादा नहीं है।" अच्छा, बड़े वो असर्टिव थे, "क्यों? क्यों इरादा नहीं है?" मैंने कहा, "सर इतने वकील हैं।" मेरे दिमाग में और की बात थी। मैंने कहा कि सर इतने वकील हैं, इतने सर के बाल सुनाई है, कौन-सी बात की तुमने? बड़े गुस्से से कहने लगे, "देयर इज़ ऑलवेज़ रूम ऑन द टॉप।" वाह! कहने लगे, "अभी सुनो, टॉप पे देखो, वकीलों के नाम गिनाओ।" मैंने कहा, "जी, के बलोच साहब हैं, खालिद इसहाक साहब हैं, फ़खरुद्दीन की इब्राहिम हैं, पता नहीं 5-6 वकीलों के मैंने नाम लिए।" कहने लगे, "आगे बोलो, मंजूर कादिर हैं।" कहते हैं, "आगे बोलो।" बस सर आगे नहीं 5 आता। सर्वे तो मैंने कहा, "यू बी द 8th वन।" वाह माशाल्लाह! उन्होंने कहा, "देखो जगह खाली है, गो देयर।" बोला कि ये वकील बनना है तो फिर मत बनो, वाह! वो बेहतर, बनो। साहब मैंने अपने दिमाग में ऐसी बात डाली और माशाल्लाह, मैं वो ही बना। माशाल्लाह, और बेहतरीन, मैं बहुत बहुत ऑफिस जब जॉइन किया तो जो सबसे बड़े उसको क्रिमिनल साइड के वकील थे, बैरिस्टर हसन अली अब्दुर्रहमान साहब, हुँ, और उनका छोटा भाई चीफ जस्टिस था सिंध हाई कोर्ट का। हुँ, दैट वाज़ द बिगेस्ट ऑफिस एट दैट टाइम इन 1975 ऑफ लॉ। आई जॉइन्ड हिम एज़ अ जूनियर, और 5 साल तक मैंने उस ऑफिस में काम किया। बेहतरीन, उनका जूनियर भी बन के, बेटा बन के भी, और बिल्कुल बेहतरीन, यानी बेहतरीन, जिसको पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। बेहतरीन, और उसका अल्लाह ताला ने समर दिया माशाल्लाह। कि उनके मरने से पहले ही मैं बड़ा वकील बन गया था। क्या बात! बहुत खूब, बहुत खूब। सर हमारी इतनी ज़्यादा जो तादाद अनएम्प्लॉयड लॉयर्स की होगी यकीनन हुँ। हर हर शोबे में, सर वो एक अच्छी रिसोर्स हो सकती है, कोई स्पीडी जस्टिस का कोई ऐसा निज़ाम बना लेंगे कम से कम एक प्रिलिमिनरी ज ज जो है वो जजमेंट उनके थ्रू पास हो जाए, भले उसकी कोई ज़्यादा हैसियत ना हो, मगर अक्सर केसेज़ जो है वो शायद उस लेवल पे भी हल हो सकते हों, तो उस रिसोर्स को किसी तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है इंस्टेड के वो बेचारे इंटर्नशिप कर रहे हों मुफ़्त सर की। होता रहा है, बहुत इसमें रिवॉल्यूशन भी होते रहे हैं, लोग काम भी करते रहे हैं। हुँ, मसलन जैसे हाई कोर्ट और जजों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। कोर्टों ने सिस्टम निकाला कि जो सीनियर लॉयर्स हैं, जिनकी ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस नहीं है, जो हेल्थ वाइज़ भाग-दौड़ नहीं कर सकते, वाह! वाह, उनको वाह, वाह! कमिश्नर फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस रख दिया, बेहतरीन, एंड फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ वन विटनेस 15,000 एंड 20,000 फी रखी, वाह! और उनको कोर्ट प्रेमिसेस में एयर कंडीशन जगह दी, कुर्सी और की क्या चाहिए? मेज़ दिया, और उन्होंने वहाँ बैठ के एविडेंस रिकॉर्ड की, और हज़ारों केसों की एविडेंस रिकॉर्ड हुई। जब वाह! एविडेंस की फाइल बन के आ गई, तो जज ने सिर्फ पढ़नी थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जिसको आप उर्दू में कहेंगे कि जज का हाथ बटाया हुँ, या उसका वर्क शेयर किया, बिल्कुल, बिल्कुल, लोड शेडिंग की। बिल्कुल ज़रूरी। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, हो रही हैं। अच्छा, अब ये हुआ है कि जो इतने बहुत ज़्यादा लॉयर्स भी आ गए थे, हुँ, तो हमारे ज़माने में तो जैसे एक डीपीपी होता था, आगे 5-10 एपीपी होते थे, हुँ, यानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आज सैकड़ों की तादाद में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, और वो सारे ग्रेड 17-18 के मुलाजिम हैं। हुँ, हुँ, दे आर गेटिंग सैलरीज़, एम्प्लॉयमेंट बन गई है। क्योंकि कोर्ट्स भी इतने ज़्यादा बन गए हैं,
तो इतने ज़्यादा लॉयर्स को अकोमोडेट कर दिया गया है। वंडरफुल। बात ये है कि ये भी एक शोभा है, जिस तरह मतलब आपके यहाँ आरएमओ रखते हैं आप, जी, बिल्कुल। तो हमने भी एपीपी रखे हैं, डीपीपी रखे ओके। हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रखे हैं, स्टैंडिंग काउंसिल रखे हैं, पूरे इनके पैनल्स बनाए हैं, और फिर वो सैलरीड है, और सैलरी में भी ग्रेड भी है, कोई 17 का है, कोई 18 का है। अच्छा, कईयों को गवर्नमेंट की गाड़ियाँ भी मिली हुई हैं। तो मतलब ये भी एक प्रोफ़ेशन बनाया है, और इन लॉयर्स को अकोमोडेट करने का ये सारा सिलसिला किया हुआ है। बिल्कुल। देखिए, काम तो होता रहता है, ये नहीं है कि देखिए निज़ाम चल रहा है, टोटल कोलैप्स नहीं है। गुड, लेकिन गुड, वो गुड। बात ये है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, बेशक, और वो अगर करती रहें तो बढ़ता रहेगा सिलसिला, बाकी बेशक। तो गाड़ी चल ही रही है। बेशक। सर, आपको अपने सफ़र में, इस प्रोफ़ेशनल सफ़र में क्या-क्या हिंड्रेंसेस पेश आईं? ख़ास तौर पे लोगों से, चलें हुकूमत को हर कोई बुरा-भला कहता रहता है, उसकी भी बात कर लेंगे, मगर कुछ लोगों के कोई एट्रिब्यूट्स ऐसे आपने देखे हों कि भई जिस वज़ह से आपको ये गाड़ी जो है ना वो धक्का स्टार्ट लगती हो? कि अगर नहीं ये सर, बेसिकली तो लोगों का कोई वो नहीं है। हुँ, आप अगर झूठ ना बोलें, ऑनेस्टली काम करें, हुँ, तो लोग आपको बहुत अच्छी ना सिर्फ रिस्पॉन्स देते हैं, बल्कि ओके, वेरी फीस भी गुड। देते हैं। फीस के साथ मिठाइयाँ भी लाते हैं, हार भी पहनाते हैं, बेशक। और कई तो फैमिलीज़ में मैं कई लोगों का घर का बड़ा हूँ, हाँ, कि वो हाँ, हाँ। मशवरे करते हैं, मेरे पास आते हैं, घरों में क्या रिश्ते बात करने के लिए भी पूछते हैं कि ख्वाजा साहब से क्या मशवरा बात कर लें। क्या बात! वो होने वाला प्रपोज़ दूल्हा भी दिखाने ले आते हैं कि सर थोड़ा-सा इसको चेक कर लें। वाह! मैं हँसता भी हूँ कि यार मेरे पास कोई टेस्टर तो नहीं है। वाह! तजुर्बा लेकिन हो जाता है ना हाँ, सर, लोग लेकिन इतने लोगों देखें। का इत्तेमाद की हद वाह! बता रहा हूँ, वाह! कि क्या बात! इतना प्यार करते हैं। क्या तो बात! हिंड्रेंसेस कोई नहीं होती, वंडरफुल। सिर्फ़ ये कि बहुत खूब, ये बेसिकली डॉक्टर साहब, बहुत ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोफ़ेशन है। बहुत खूब, आपने इधर डाला, इधर रिज़ल्ट आया। बहुत अब रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव आ जाता है, तो आपकी वाह-वाह हो जाती है। रिज़ल्ट 0 आ जाता है, तो आप 0 हो जाते हैं। अब यहाँ पे वकील की अपनी ज़ाती किस्मत भी काम करती है, हुँ, हुँ। सितारा भी काम करता है, उसका आईक्यू लेवल भी काम करता है, और उसकी एफ़र्ट्स भी काम करती हैं। कामयाब होने के लिए कोई एक फैक्टर नहीं होता। हुँ, हुँ। दुआएँ भी होती हैं, माँ-बाप की, बेशक, लोगों की, बेशक, और एफ़र्ट्स भी। बेशक। ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि आपने कितना ज़ोर लगाया है। बिल्कुल सर, ये तो खुदाई प्रोफ़ेशन है, इसमें तो आप एक बस। अच्छी नियत करेंगे तो मेरी यकीनन खुदा ही हाथ अल्लाह की पकड़ता मदद भी होगा। आती है, बहुत आती है, बेशक, बहुत आती है। बेशक, बेशक। सर, क्या वजह होती है कि लोग चाहते हैं कि भई हम अदालत ना जाएँ, मसाजिद में यही बड़ों को बिठाकर फैसले कर लें, जिरगे हो जाएँ? क्विक सर्विस के लिए सर, हुँ, हुँ। मैंने ख्वाजा नवीद की अदालत जी, टीवी पे शो एक करते थे। हाँ, जी, शो किया। जी। सर आप यकीन करें कि मुझे सैकड़ों की तादाद में टेलीफ़ोनें आती थी औरतों की, कि सर मेरा केस ले लें। तो मैं उनको बताता था कि बीबी ये मॉक ट्रायल्स हैं, जी, 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 जी। ये कोई मुकदमा असल नहीं असल चलता में यहाँ। बर्दाश्त हम सिर्फ़ आपको एक नमूना अवेयरनेस दे देते दें। हैं अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल, कि अगर आपका इस तरह का झगड़ा है, और आप चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएँ, आपका फ़ैसला यही नहीं होगा। होगा। तो वाह! बेहतर ये है कि आप ये फ़ैसला अपने घर में किसी बड़े से करवा लें। बहुत खूब, ये बहुत था। खूब। लेकिन आप इतने लोग तरसे हुए थे, यकीन है, कि मुझे एक-एक दिन में 100-100 फ़ोन आता था, कि सर मेरा केस कर इंसाफ़ दें। करा दें। बिल्कुल सर। सर, उस हिसाब से तो वही दोबारा वापस वही बात आएगी कि डेवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट सिस्टम होगा तो शायद बेहतरी हो कि गुलशन टाउन के केसेज़ जो है वो गुलशन टाउन में ही पूरे हो जाएँ। तो वो कतार जो इतनी लंबी लगी है शायद वो छोटी-छोटी होती जाएगी और हाँ, जल्दी-जल्दी करना बारियाँ आती पड़ेगा। जाएगी। अब देखिए हालात बदल गए हैं। हुँ, मैं तो बातें कर रहा हूँ सन 75 की। हुँ, अब हो गया 2025, हुँ। 50 साल हो गए हैं। सर, आपका शो तो मैं भी देखता था, मैं 32 साल का हूँ सर। तो अब बात ये है कि अब जो है ना, इलाके इतने दूर-दूर हो गए हैं, हुँ, अब ट्रैफ़िक इतने बढ़ गए हैं, हुँ, कि अगर एक गुलशन का वकील सिटी कोर्ट में वकालत करने के लिए आएगा, हुँ, तो वो मेरे ख़्याल में दिन में फिर सिर्फ़ पहुँच ही पाएगा, आएगा और जाएगा, हुँ। काम कब करेगा? सर, एक ये भी तासुर है कि लॉयर ही दुश्मन होता है क्योंकि वो आपको केस को इतना च्युइंगम की तरह चबा-चबा के अपने पैसे बनाएगा कि आप ज़्यादा उससे फँसोगे। लेकिन कोई बात नहीं सर, हुँ, हर केस में 2 वकील होते हैं, हुँ, कोई एक वकील की मोनोपोली नहीं होती। हुँ, अगर एक वकील ब्लंडर करता है, तो दूसरा फ़ौरन उसकी टाँग खींच लेता है। हुँ, और दोनों ही कॉम्पिटेंट होते हैं, और दोनों अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर होते हैं, हुँ, दोनों ने ही फीस ली हुई होती है। तो जो भी बातें होती है, अगर किसी ने कोई फैक्ट सप्रेस किया है, हुँ, तो दूसरा उसको खोल के रख देता है सामने। हमारे यहाँ सप्रेशन ऑफ फैक्ट जो है, वो हुँ, सबसे बड़ा एथिकल जुर्म है। हमें जज से कोई बात छुपानी नहीं होती। मानो सपोज़ अगर हम एक बेल एप्लीकेशन लेकर आए हैं, और हमारी वो बेल पहले 2 हफ्ते पहले रिजेक्ट हो चुकी है, तो हमने ये बात जज से छुपानी नहीं। हुँ, हुँ, स्टार्ट ही यहाँ से लेना है, कि सर दिस इज़ सेकंड बेल एप्लीकेशन। वो कहता है पहली किधर है? बोला सर वेयर इज़ द ऑर्डर? पहले उसके आगे ऑर्डर रखते हैं। वो उस ऑर्डर को पढ़ता है, देखता है कोई बट पास रॉन्ग इन इट।
अगर उसको कुछ समझ आती है कि आपकी नई बेल एप्लीकेशन में जो सब्सटेंस है वो तो आपको सुनेगा या फिर आपका शुक्रिया कर देगा कि तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आप देखा करें सुप्रीम कोर्ट में ऐसे एक-एक डेढ़-डेढ़ मिनट में लोगों को निपटा रहे होते हैं। हुँ, वो रात को आपकी पेपर बुक पढ़ के आते हैं। पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि इसमें इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं है, तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, ना अपना करते हैं। जैसे आप रोस्टर पर आते हैं, तो 1.5 मिनट में ऑर्डर लिखा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये कंटेम्प्ट आखिर क्या चीज़ है? हमने एक इस्लामी मुल्क बनाया था और हमने ये असबाक पढ़े हैं कि जो है वो खलीफा वक़्त से पूछ लिया गया था कि इतना लंबा कुर्ता तुम कैसे अफ़ोर्ड कर सकते हो? तो सर ये कंटेम्प्ट की बात कहाँ से आ जाती है? क्या जज को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता उसकी नहीं, नहीं, जजमेंट पे? आप क्रिटिसाइज़ करें, कोई लॉ मैगज़ीन्स में करें, कोई इस तरह से करें, यानी आप डेकोरम ऑफ द कोर्ट बरकरार रखें हुँ, हुँ, और जज का प्रोटोकॉल रखें, उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखें, हुँ, क्योंकि अगर आप जज को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो उनके फैसलों को कैसे रिस्पेक्ट देंगे? हुँ, तो आप अच्छा वकील की भी जो इज़्ज़त है, वो इसी वजह से है क्योंकि जज की इज़्ज़त है। तो बिल्कुल। जज जो है पार्ट ऑफ द कोर्ट होता है, तो आप वकील की भी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते, हुँ, हुँ, ना आप जज की बेइज़्ज़ती कर सकते हैं। क्यों? कि हमने निज़ाम चलाना है। तो डेकोरम ऑफ द कोर्ट जो है वो बरकरार रखना चाहिए। अगर ये बरकरार नहीं रखेंगे, तो एक केस की सुनवाई नहीं हो सकेगी। लोग आपस में लड़ रहे होंगे और एक-दूसरे को मार भी रहे होंगे। वो जैसे बयान देंगे, तो वो कहेगा ये झूठ बोल रहा है, वो उठ के उसका गला पकड़ लेगा। यानी कि ऑब्जेक्शन टू द जजमेंट विदिन हाँ, रिस्पेक्टफुल टर्म्स एकेडमिक हो सकता एकेडमिक तरीके में है। ओके। अगर आपको कोई जजमेंट आप नहीं नहीं पसंद आई, हमारे लॉ जर्नल्स हैं, आप उसके अंदर अपना एक रिव्यू लिखें हुँ, हुँ, और अपनी रीज़निंग दें, जो रिस्पेक्टेबल तरीका है और लिखें कि इस जजमेंट में ये चीज़ें अटेंड नहीं की गई, हुँ, हुँ, इनका जवाब नहीं दिया गया, व्हिच हैव गॉन अनअटेंडेड, जो अपेलेट कोर्ट शुड रिवाइज़ दिस जजमेंट या दिस मैटर शुड बी अगेन रिविजिटेड हुँ, बाय सम सुपीरियर कोर्ट और सम लार्जर बेंच। आजकल तो ये भी झगड़े हो गए हैं ना जी हाँ, जी। कि 3 जजों ने दिया फैसला तो 5 जो है उसको सेट असाइड कर रहे हैं। फिर 5 ने दिया तो 7 ने सेट असाइड कर दिया। हुँ, तो हुँ, ये होना चाहिए लेकिन फेयर, हुँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। सही। सर सार एकेडमिकली होना एकेडमिक चाहिए। डिमोटिवेट बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर इतना कुछ हमारे यहाँ होता है, भले म्यूज़िकल चेयर्स का गेम हो, उससे इलेक्शन होता है, उसके बाद कानून बनता है, उसको अदालत भी एंडोर्स करती है, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन पे वो बात आती है तब सब कुछ ज़ीरो हो जाता है और सारी मेहनत रायगा चली जाती है। सर कोर्ट ये कैसे इंश्योर करे कि उसके हुक्म पे अमल दरामद होगा? और मैं एक मिसाल से आपसे ये पूछूँ कि मैंने सुना है कि भई लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि लाज़मी होना वो चाहिए, तो कितनी मगर है दफ़ा नहीं। हुआ है सर, वो तो क्या सर इम्प्लीमेंटेशन सर कैसे होगी? बंदयाल साहब ने कितने फैसले किए थे, हुँ, हुँ। इस तारीख को इलेक्शन होगा, ये जी, होगा, वो जी। होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। हुँ, उन फैसलों की ना किसी ने अपील की, ना वो फैसले सेट असाइड हुए और वो बंदयाल साहब ये कहते हुए चले गए कि ये जजमेंट्स हैव अटेन्ड फाइनैलिटी और ओके। फिर वो बेचारे रिटायर हो गए। ना उनके साथ उनकी जजमेंट भी वो रिटायर हो गए? जजमेंट रिटायर हो गई, हालाँकि रिटायरमेंट नहीं होती, जजमेंट तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है। बिल्कुल। लेकिन बाद में किसी आने वाले चीफ जस्टिस ने भी उस पे अमल दरामद नहीं कराया। सर ये क्या वजह है और कैसे किया जाए? इम्प्लीमेंटेशन ही तो असल फाइनल मार्का तो वही होता है। अच्छा, इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं जी, ना। जी, जी। अब यहाँ ये कैसे हासिल किया जाए? ये अब सिस्टम ही देखिए ना पूरा चलता है 74 साल पाकिस्तान में। हुँ, हमने बड़े-बड़े अच्छे जज देखे हैं हुँ, और बड़े-बड़े आला हुदूर रहमान जैसे भी जज यहाँ पे गुज़रे हैं और यहाँ एम.आर. कियानी जैसे जज भी थे, जिनका लफ्ज़ ही कानून होता था। हाँ, लेकिन फिर आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ चीज़ें डिटेरियोरेट होती चली गईं। खुद हमारे सिंध हाई कोर्ट में सर जस्टिस नईमुद्दीन, जस्टिस एजाज अली शाह, जस्टिस अजमल मियाँ जब हम जज थे, ये एक-एक जज जो है ये अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूशन था। क्या बात अब्दुल हई कुरैशी साहब सर बहुत काबिल जज थे। हुँ, हुँ, क्रिमिनल लॉ तो एक जस्टिस जीएम शाह क्रिमिनल लॉ के मास्टर थे। हुँ। ये सारे जज थे। बस क्या करें? सर अगर मैं आपसे पूछूँ आप वो कहते हैं ना वो गाना है ना, हुँ, वक़्त ने किया क्या हँसी सितम, हुँ, हम रहे ना हम, तुम रहे ना हुँ। तुम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपने क्या रूट कॉज़ेज़ आइडेंटिफ़ाई किए हैं ये सारे रूल ऑफ लॉ ना होने के, तो क्या-क्या पॉइंट्स आप सर कहेंगे? पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुँ, हुँ, और उसमें करप्शन भी आ जाती है हुँ, हुँ, और जब एक आदमी हुकूमत के कहने पे कोई गलत काम कर रहा होता है तो उसको मोटिवेशन आ जाती है कि मैं अपने लिए भी कर लूँ। हुँ, 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 हुँ। दिस इज़ हाउ द थिंग्स। हमारा मेरा और आपका ताल्लुक इस शहर से है सर। इसको हम अदलिया के ज़रिए कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि अब शायद वही लास्ट रिसॉर्ट बचा है। कोई सर बस इंसाफ करे। हुँ, 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 हुँ। वो कहते हैं ना कि ज़ुल्म की हुकूमत जो होती है वो नहीं चल सकती, बिल्कुल, कुफ़र की चल कुफ़र सकती है की ज़ुल्म चल जाती है।
अगर इंसाफ होगा तो ऑटोमेटिक हर चीज ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, मैं सम अप करूँ, ये लास्ट क्वेश्चन ये बस पूछना चाहूँगा कि अगर मैं हर आने वाले डॉक्टर से या हर आने वाले टीचर से ये सवाल ज़रूर करता हूँ, डॉक्टर से पूछता हूँ कि भाई आप एक अच्छे डॉक्टर में क्या खद-ओ-खाल देखते हैं या क्या खद-ओ-खाल उसमें होने चाहिए जिससे बंदा आइडेंटिफ़ाई कर ले कि ही इज़ अ गुड डॉक्टर या ही इज़ अ गुड टीचर? सो आई आस्क यू कि व्हाट कंपोनेंट्स और व्हाट ट्रेट्स और एट्रिब्यूट्स शुड बी देयर इन अ लॉयर एंड अ जज? सर लॉयर शुड बी हार्ड वर्किंग, हुँ, हुँ। ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हुँ, झूठ ना बोले, किसी को आसरा ना दे। अगर आपका केस नहीं बनता, आप मेरे फाइल लेकर आए हैं, हुँ, इतनी मोटी फाइल है, अगर मैंने पढ़ी है, इस पे पूरी रात लगाई है, आई शुड चार्ज यू फॉर रीडिंग द फाइल। लेकिन ओनली। चार्ज करने के बाद बोल दो कि बाबा आपका केस नहीं बनता, आप जाएँ कंप्रोमाइज़ कर लें और अगर आपने दाखिल किया केस तो ये केस फेल हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि अगर मैं ये केस ले लूँगा और 50 लाख रुपए फीस मिलेगी, आई शुड सैक्रिफाइस दैट 50,000 लैक्स वंडरफुल। एंड टेल हिम कि भाई आप मुझे फाइल पढ़ने के 5 लाख दे जाएँ, बाकी जो है ना वो आपका केस नहीं बनता। ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। दिस शुड बी द ऑनेस्ट। बिल्कुल, आप कंटेंटेड हो बिल्कुल, और बता दें, बिल्कुल। ठीक है। सर अक्सर कहते देखिए ना आप भी जी, मुँह में वो बैटरी मारते हैं, बिल्कुल सर। आप कहते हैं कि बाबा हाँ जी, ये दाँत जो है निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, ये कुछ सर्वाइव नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन आप अंदर ऐसे डॉक्टर हैं, वो देखेंगे कि जब डेड दाँत है, वो उसको पेन किलर का टीका लगा देंगे, वो बिल्कुल। बड़ा खुश होके जाएगा डॉक्टर ने ठीक कर दिया। फिर आधी आगे रात को उठ के बैठ जाएगा घर में। फिर बिल्कुल, दूसरे दिन आएगा, फिर टीका लगवाएगा। आप 1 महीने में 30 टीके लगा लेंगे, 1 महीने बाद कह देंगे अब ये निकल गया या खुद ही गिर जी, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, देखा ना बिल्कुल आपने? सर, ये सारी ऑनेस्टी की बात होती है, दिल की बात होती है। सर लोग अक्सर क़यामत के लिए कहते हैं कि क़यामत का सबूत के तौर पर ये बताया जाता है कि दुनिया में चूँकि इंसाफ़ मुमकिन नहीं है, इसीलिए क़यामत लाज़िम है। क्या आप इस बात को सेकंड करेंगे? सर क़यामत तो अब कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना। मगर जब हम दलील देते हैं किसी ना मानने वाले को, तो हम ये कहते हैं कि जी दुनिया में इंसाफ़ मुमकिन नहीं है, इसीलिए एक दूसरी अदालत लगना लाज़िम है। सर अब ये कहना कि मुमकिन नहीं है दुनिया में, हुँ, हुँ। वो नेपोलियन ने कहा था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल वंडरफुल। और वो कहते हैं कि डिक्शनरी से इम्पॉसिबल का लफ्ज़ निकाल दफ़्त दो। कर दो। हर चीज़ मुमकिन है, इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए। हाँ, इन्नमल हाँ, मालूम अमाल क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिन्नियात है। बहुत खूब। बस नीयत साफ़ रखें, हुँ। आगे अमाल का मालिक अल्लाह है। सो मैंने बहुत कम जजेस आपके जैसा एटीट्यूड रखते हुए देखे हैं, आप खुशमिज़ाज हैं, मिलनसार हैं। ये ब्यूरोक्रेट जब 17 से 19 में बस पहुँचता है तो पता नहीं उसको कौन-सा एयरबोर्न डिज़ीज़ हो जाता है और जजेस और वकील को भी कौन से सर वो गर्दन में सरिया आ जाता है। आज तक ये समझ आया आपको कि ये ट्रांज़िशन कैसे होती है? ये सर हमारे साथ बार रूम हमारा एक ही है। जी, जी। उसमें बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ लड़ाइयाँ भी करते हैं, हुँ, साथ इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। बहुत खूब। एक दिन एक का नोटिफ़िकेशन आ जाता है, वो जज बन जाता है। तो वो यूँ हो जाता है कि अब हटो बचो, आगे हुँ, से हटो तो उसने जाना है। हुँ, 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 हुँ। तो ये है सिलसिला। बस ये आखिरी बात वही जो वो पहली थी कहता है कि घर खुदा से जब तरबियत। हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। हाँ, कदम गिन-गिन के उठते हैं, कमर हाँ। बल खाई जाती है। वाह! वही मेरे ख़्याल से सब बातें इसमें ज़म हो जाएँगी जो आपने सबसे पहले कही कि घर की तरबियत ऐसी हो कि वो माशरा बेहतर कर ग्रूमिंग सके। नेपोलियन का आपने कहा था उसी को मैं जो उसका एक कोटेशन पे बात ख़त्म करूँगा कि उसने कहा सर्व मी विद गुड मदर्स, आई विल सर्व यू विद अ गुड नेशन। ये बहुत खूब। सर बहुत शुक्रिया। देखो वो कितना समझदार था, मेरा बिल्कुल, साथी था। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच। आपने जब-जब लोगों के साथ इंसाफ़ किया, आपने जब-जब लोगों के लिए अच्छा किया, उसकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहता बहुत शुक्रिया सर, हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। और देखिए कोई बात जी, रहेगा नहीं जाती। बिल्कुल सर, मैंने वहाँ जो बैठ के किया ना, बिल्कुल। बतौर आदत किया। बिल्कुल, मैं कोर्ट में बैठ के लतीफ़ा भी सुनाता था, शेर भी सुनाता था, बिल गप्पे भी मारता बिल था। बिल अच्छा, अब मैं तो उस वक़्त एज़ अ रूटीन करता था चूँकि मैं बनावट मेरी ये थी। बिल्कुल सर। आप इसको मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट समझें या कुछ समझें, सामने लेकिन वाले को आज कितना सुकून आ आज जाता जब होगा। मुझे उतरे हुए 17 साल हो गए हैं हुँ, और लोग जब वो मेरी बातें रिपीट याद करके करते हैं। बतौर तारीफ़ मुझे बताते हैं, हाँ, तो अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं ये करता था। हाँ। बहुत उससे दूसरे वाला जो सामने जो टेंस में है वो थोड़ा लेकिन सुकून में आप आ ये जाता होगा। देखें कि लोग उस बात को इग्नोर नहीं करते। बिल्कुल, जिनके साथ फ़ेवर्स हुई हुई हैं, हुँ, वो आज भी याद करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सर बहुत शुक्रिया। थैंक